हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू होना चाहिए। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वन वन और ऑन टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो हमने मैपिंग में, आप पिछले रिलेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन, यहाँ पे अगर ये ए है, ये वाला ये इनपुट है और ये आउटपुट बी है, तो जैसे मान लो अगर मान लो इसको मैंने 1 2 3 और ये 4 होता है और ये मान लो हमने पी क्यू आर और एस से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, तो वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ये जैसे मान लो हमने ये कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा वन वन फंक्शन हुआ, ये वन वन फंक्शन हुआ। ठीक है, वन वन फंक्शन। ठीक है, दूसरा चीज ऑन टू फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, अगर मान लो यही रिलेशन, मान लो ये एफ है और इसको हमने ए बोला और इसको हमने बी बोला, ये मान लो 1 2 3 और ये 4 है, ये पी क्यू आर और मान लो एस है। ठीक है, तो ऑन टू में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होगा कि ये हमारा जो फंक्शन जो इनपुट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यानी इस वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। और इस पूरे ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का मान लो ऐसे रिलेशन, मान लो इसका इससे रिलेशन हो गया, या इसका इससे मान लो हमने ये रिलेशन कर दिया, फिर इसका इससे रिलेशन कर दिया और फिर इसका इससे रिलेशन कर दिया, ये डोमेन होता है, को डोमेन होता है। और अगर रेंज की बात किया जाएगा तो रेंज इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू आर माने किस किस एलिमेंट से ये आपका रिलेटेड है, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन का डिफिनीशन ये होता है कि ऑन टू फंक्शन की कंडीशन में, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन में को डोमेन जितना होगा उतना ही रेंज होना चाहिए। यानी को डोमेन रेंज, को डोमेन और रेंज का जो वैल्यू होगा या जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। दूसरा चीज इसमें और कई सारी चीजें हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर को डोमेन रेंज के इक्वल है तो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ये हमारा ये को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तभी इक्वल होगा जब ये फंक्शन, मान लेते हैं इसको हमने किसी और एलिमेंट से हम इसको कनेक्ट कर दिए, 5 मान लो 5 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, दूसरी चीज ऑन टू की कंडीशन में क्या, ऑन टू की कंडीशन ये हमने मान लो सिर्फ ऑन टू की कंडीशन बना दिया और ये वन वन की कंडीशन बना दिया, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन इसमें मेनी वन का बनाया है, ये मेनी वन रिलेशन है। तो मेनी वन रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इनवर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू हो। तो इनवर्स के लिए, फॉर इनवर्स आप यहाँ लिख सकते हो, फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज, नेसेसरी एंड sufficient condition that the function should be, that the function should be 1 1 and on 2, 1 1 and on 2, या on 2, सॉरी ये 1 1 and on 2, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन 2 को बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कंडीशन होता है, इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब वो फंक्शन 1 1 हो। ये 1 1 का हमने कंडीशन बना दिया और ऑन 2 की कंडीशन में को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए, तब जाकर के हमारा फंक्शन इनवर्स किसी भी फंक्शन का पॉसिबल होगा। यही हमारा बेसिक डिफिनीशन है और इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक मैं इसको और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये रिलेशन में ही है, क्योंकि रिलेशन का भी हमारा यूज़ होगा।
कोई फंक्शन जिसे मान लो ये दिया हुआ है रिलेशन से ही, ये मान लो हमारा ये फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, ये 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, पी क्यू आर और एस, ये फंक्शन का डेफिनेशन है एक्चुअली। तो इसकी कंडीशन ये है कि ये फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब इसके सारे एलिमेंट यानी ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, अलग अलग वो भी, तब जा कर के 1 1 होगा। जैसे मान लो मैंने इसको 1 को P से कनेक्ट कर दिया, 2 को Q से कनेक्ट कर दिया और 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया और इसको किसी से नहीं किया, तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसका ये नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन होने के लिए कि ये 4 भी किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, ऐसे कह सकते हो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो हम लोग फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमने एक एक फंक्शन ले लिया, y इज इक्वल टू मान लो साइन एक्स ले लिया, और साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं ऐसे इस तरीके से और आगे तक भी जाएगा, ठीक है। और फंक्शन को बनाने के लिए या आपको निकालने के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने के लिए आपको ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर कहीं भी ड्रॉ कर लो, ये अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा। जैसे मान लो मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो सर्किल को आप ड्रॉ करोगे तो ये भी यहाँ पे भी कट करेगा और यहाँ पे भी कट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें 1 1 और मेनी वन फंक्शन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, अगर मान लो आप मैपिंग के जरिए बनाओगे तब तो आपको बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो आप मैपिंग के जरिए नहीं बनाते, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ही मान लो हमने ग्राफ बनाया, और मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन का मैंने एक से ज़्यादा फंक्शन का किसी एक के साथ रिलेशन हो, ऐसे मान लो 1 का भी वैल्यू p आए और 2 का भी वैल्यू q आए, तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर लो, अगर ये एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन, और अगर किसी सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो वो 1 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। यही बेसिक आपका डेफिनेशन है, इसी को आपको ध्यान रखना था कि 1 1 फंक्शन के लिए हमको क्या करना है, एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। ये यहाँ पे जैसे यहाँ भी कट कर रहा है, 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 तो मतलब कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो कि उस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे वो अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 1 1 फंक्शन होगा, और एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो मेनी वन फंक्शन होगा। तो अब क्योंकि हमारा इसी से रिलेटेड हमारा पूरा ये है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रिलेटेड है, तो हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया, ठीक है, ये मान लो हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, और ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है और ये y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया -1, 0 इस पॉइंट पे, और इसको हमने बोल दिया 1, 0। अब अगर मान लो आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ऐसे मान लो हमने ड्रॉ कर दिया, ये आप आगे तक जाएगा जो भी है, और फिर इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये वाला पॉइंट है, π/2 कहलाएगा, इसको हमने दूसरे कलर से लिख दिया, ये हमारा π/2 कहलाएगा, ये पाई है, ये पॉइंट हमारा 3π/2 कहलाएगा, ये हमारा 2π है, ये 5π/2 होगा, और ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा 3π होगा। ऐसे ही नेगेटिव में आओगे तो -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ठीक, ये है। तो हमने क्या बोला कि आपको हमेशा वही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम इस फंक्शन को इन्वर्स निकालना है तो ये ज़रूरी है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो 1 1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं। ये देखते हैं, जैसे मान लो हमने अभी बोला कि आप अगर ये y x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा तो वो मेनी वन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि 2 ऐसे पॉइंट को मतलब निकालना है, कर्व को इतना जगह मतलब इतना निकाल लेना है जिससे कि ये क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा,
इससे आगे आप जालोगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस इतने कर्व को हमने उठा करके और इसको अलग से यहाँ पुट कर लिया। ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे, ये वाले पॉइंट को हमने -π/2 बोला है और इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को +π/2 बोला। अब इतना ऐसे क्यों उठाया, उसके पीछे ये रीज़न है कि अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं तो वो 1 होना चाहिए। तो 1 जैसे ही कर्व मुड़ेगा फिर वो मेनी 1 बन जाएगा। मुड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे मान लो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इस पॉइंट पे जैसे मान लो जैसे ही नीचे आएंगे तो ये 2 जगह पे कट करना चालू कर देगा। अब जो 2 जगह पे कट करे कहीं भी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी कट करेगा तो वो फिर मेनी 1 हो जाएगा। और जैसे ही मेनी 1 हुआ उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही कर्व जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो 1 के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड कंडीशन आता है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो बस हमको ये देखना है कि जिस इंटरवल में हमारा वैल्यू इनपुट दे रहे हैं उसी इंटरवल में हमारा आउटपुट मिलेगा। तो ये आपका उसका ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो पहले हमने मान लो इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो हमने इतने कर्व को उठा करके इधर रख लिया। अब इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि y = x वाली लाइन एक ड्रॉ करते हैं। y = x वाली लाइन ये रहता है, y = x का लाइन ये है। अब इसके अबाउट हम क्या कर लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। मिरर इमेज मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कर्व आएगा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हमारा इमेज आएगा ये कुछ ऐसे, तो यही हमारा इन्वर्स कहलाएगा। इसके अलावा ये हमारा ये इन्वर्स का फंक्शन है, किसका, साइन इन्वर्स x का। अब इसमें आपको क्या करना है, सारी वैल्यू लिखनी है। ये हमने y = साइन इन्वर्स x का वैल्यू ले लिया, ये वाला कर्व का। अब इसमें सारी वैल्यू लिखनी है का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डोमेन रहता है वो रेंज बन जाता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप मैपिंग से समझो तो जब हम इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, ये f होता है और ये a होता है और ये b होता है। जब हम इन्वर्स बोलते हैं, ये हमारा इन्वर्स हो गया, f इन्वर्स। तो f इन्वर्स भी एक फंक्शन है, उसके लिए इस फंक्शन के लिए ये हमारा क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। और ये हमारा को डोमेन या रेंज बन जाएगा। और रेंज ही बनेगा क्योंकि को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं। और इसी कंडीशन के लिए हम लोग बार बार यूज़ कर रहे थे कि ये दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्योंकि को डोमेन और रेंज इक्वल हैं तो जो एक दूसरे से सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, ये पहला दूसरा तीसरा ये कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए हमारा ये वाला जो टर्म्स आएगा वो डोमेन बन जाएगा और इधर को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो f इन्वर्स के लिए कंडीशन आता है। बस क्या होता है, जो f का डोमेन होता है वो f इन्वर्स का रेंज बन जाता है और जो f का रेंज रहता है वो f इन्वर्स का डोमेन बन जाता है। बस यही है। तो मतलब ये हुआ कि साइन x का वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक उठाया था, -π/2 से +π/2 के बीच में उठाया था। ठीक, x का वैल्यू, x बिलोंगिंग टू ये आप लिख सकते हो, और y बिलोंगिंग टू क्या था, -1 से +1 तक y का वैल्यू था, ये y का वैल्यू। अब इसके लिए जो हमारा x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा डोमेन था वो रेंज बन गया, यानी -1 से +1 हो जाएगा। और y का जो वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स y क्या है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो कि जो हमारा पहला फंक्शन था, आप पहले क्या कर लो, इन सारे वैल्यूज को लिख लो और उसके बाद उसी हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ कर दो। अगर ये y = x नहीं बनाने आया तो दूसरा तरीका ये है, जिसे मान लो फिर से मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने क्या किया, साइन x का ग्राफ बनाना, आपने यहाँ -π/2 से +π/2 के बीच में ग्राफ निकाला था और y का जो वैल्यू था -1 से +1 था। अब हम यहाँ y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा +π/2 और ये हमारा हो जाएगा -π/2। ठीक, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के, ये -1 है और ये +1 हो जाएगा। तो अब बस उसी के हिसाब से हमको ग्राफ को बना देना है और y = x के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y = x के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ इस तरीके से।
ठीक। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये जो प्रिंसिपल वैल्यू लिया, क्या हम सिर्फ इसी वैल्यू को उठा सकते हैं? नहीं, और भी वैल्यू आप उठा सकते हो। मतलब उतना ही लेना है जितना कि आपका वन वन फंक्शन बना रहे। तो अब हम अगर बोलें कि क्या हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ से यहाँ का वैल्यू ले सकते हैं? हाँ, ये भी ले सकते हैं। या हम यहाँ से यहाँ का वैल्यू ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। तो सारे वैल्यू आप ले सकते हो, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन के केस में आप किसी भी वैल्यू को उठा सकते हो कहीं से भी, बशर्ते कि वो उतना ही लेना है जितना कि वो वन वन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का होता है। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको नोट करना है। पहला पॉइंट ये है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर -1। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। साइन एंड साइन इनवर्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -π/2 2 + π/2 and -1 to +1 रेस्पेक्टिवली। मतलब साइन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा -π/2 से +π/2 के बीच में, और साइन इनवर्स जो होगा -1 से +1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, थर्ड हमारा कंडीशन आता है, यानी रूल है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आप बता सकते हो, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 एंड +π/2। ठीक है, तो ये आपको 3-4 पॉइंट था, आपको दिख भी रहा होगा। -π/2 इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा +π/2 आएगा। ये -π/2 यहाँ पे आपका, इसका -π/2 ये इनवर्स फंक्शन है, तो -π/2 मिनिमम वैल्यू है और +π/2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइन इनवर्स फंक्शन का हमने साइन एक्स का इनवर्स निकालना हमने आपको बताया। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू बताइए। तो साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? सीधे सीधे आप लिख लो -π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स, ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू में आपका इतना वैल्यू डायरेक्ट आपको लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 का क्या आ जाएगा? -π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ -π/3 का जो वैल्यू आएगा, ये सॉरी कॉस इनवर्स नहीं है, ये कॉस है। ठीक है, तो कॉस ऑफ -θ क्या होता है? कॉस थीटा होता है, क्योंकि अगर कॉस इनवर्स होता है तो पाई माइनस समथिंग होता है, तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस -π/3 हो जाएगा कॉस π/3। तो कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फिर बन जाएगा आपका π/6। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने थर्ड क्वेश्चन में हमने कुछ थोड़ा सा अलग दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3 माइनस से पूछ दिया गया, इसका डोमेन निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लिया इसका डोमेन निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x होता है साइन इनवर्स के केस में, जो x होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से +1 के बीच में। ठीक है, -1 से +1 के बीच में, और इक्वलिटी का साइन रहता है। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस फंक्शन में 3 सभी जगह ऐड कर देते हैं। तो 2x - 3 + 3 लेस देन और इक्वल टू 1 + 3 सब जगह ऐड कर दिया। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2x बन जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको x लाना था, तो
तो ये बन जाएगा 1x और ये हो जाएगा 2। इसका डोमेन क्या आएगा 1 से लेकर के 2 तक, और क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, 1 से लेकर के 2 के बीच में आएगा। तो अब इस केस में साइन इनवर्स x का आप देख रहे हो कि इसका जो डोमेन साइन इनवर्स x में x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा -1 से +1 के बीच में होता है, और cos x में x क्या होता है रियल नंबर। तो दोनों का हमको क्या करना रहता है इंटरसेक्शन लेना है। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे लिखोगे -1 और ये +1 और x क्या है दूसरा वाला ऑल रियल नंबर, तो दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट सिर्फ इतना होता है। तो इन दोनों का डोमेन क्या आ जाएगा, इसे मान लो f(x) इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ √(x-1) और आपसे पूछा जाएगा कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए, फाइंड द डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब वही फिर से x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब डोमेन निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी थीटा रहता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है -1 से +1 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर करेंगे, ये √(x-1) है तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0। आप बोलोगे सर 0 कैसे हो गया, तो इसके लिए रूल मैं अभी बता रहा हूँ। रूल क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन मान लो मैंने -4 दिया हुआ है x से लेकर के +4 के बीच मानो कोई वैल्यू दिया हुआ है, या मान लेते हैं यहाँ 8 दिया हुआ है, जैसा ऐसे समझ लो। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ बन जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा 64 बन जाएगा। ठीक, और अगर मान लो यही वाला वैल्यू अगर मान लेते हैं हमने -4 ले करके और यहाँ x हमने 2 ले लिया और फिर से स्क्वायर किया, ये x स्क्वायर हो जाएगा x², और यही वाला वैल्यू अगर आपने स्क्वायर किया बन जाएगा 0 और ये x² बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 16। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि कभी मैं यहाँ पे 16 लिख दे रहा हूँ, कभी यहाँ इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, कभी यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। तो जब आप स्क्वायर करोगे ना तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी 16 बन जाएगा और ये भी बन जाएगा 64 बन जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो x² होगा, x² कोई भी नेगेटिव वैल्यू को फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 से जितना वैल्यू बड़ा रहेगा वो उसको हमको देखना है। तो इस केस में x² का जो मिनिमम वैल्यू आएगा 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 64 आ जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे जब तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगा, x² का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, मैं सकता है -4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने क्या किया, ऐड कर दिया सब जगह 1। क्यों ऐड किया, क्योंकि इसको x बनाना है। 1 और ये हो जाएगा 1 + 1 2 बन जाएगा। तो 1 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो 1 से लेकर के 2 के बीच में आएगा और ये ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट x, y and z belonging to -1 to +1 be such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is less than or equal to 3π/2। ठीक है, then find the value of फर्स्ट क्वेश्चन है x⁴ 2018 plus y⁴ 2019 plus z⁴ 2020। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, और क्वेश्चन नंबर 2 में मानो हमने दे दिया x⁴ 2016 plus y⁴ 2018 plus z⁴ 2020 minus 9 divided by x⁴ 2016 plus x के पावर 2016 y⁴ 2018 plus z⁴ 2020। तो इनका वैल्यू बताना है।
अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये बिलोंग कर रहे हैं -1 से +1 तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से +1, -π/2 से +π, जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात करोगे तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, और x को बिलोंग कर रहा है -1 से +1, और y भी उसी रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा -π/2 और +π/2 आएगा। तो उस केस में अगर हम साइन इनवर्स x की वैल्यू को लिखें तो ये क्या आएगा, +π/2 आएगा। ऐसी साइन इनवर्स y की वैल्यू को अगर आप लिखोगे तो ये भी π/2 आएगा, और ऐसे ही साइन इनवर्स z का जो वैल्यू आएगा वो भी +π/2 आएगा। मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बोला गया ना कि लेस देन और इक्वल टू 3π/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इक्वल हैं, या मैक्सिमम वैल्यू हमको लिया जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब x का ये 3π/2 कब पॉसिबल होगा, या उससे छोटा कब पॉसिबल होगा कि हम इसका वैल्यू π/2 लें, इसका वैल्यू π/2 लें और इसका वैल्यू π/2 लें, तभी ये हमारा पॉसिबल होगा। ठीक है, और किसी केस में पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ रख दो, वहाँ रख दो और यहाँ रख दो। तो पहले वाले के लिए आंसर 1 के पावर 2018 प्लस 1 के पावर 2019 प्लस 1 के पावर 2020, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और दूसरे वाले में आप यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो 3 - 1/3 यानी आ जाएगा 9 - 1 यानी 8/3 आंसर आएगा। ओ सॉरी, यहाँ है 9, तो 9/3 होगा, तो 9/3 यानी ये हो जाएगा 3 - 3 यानी यहाँ भी आंसर, ये आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हमने बता दिया साइन इनवर्स एक्स के फंक्शन के बारे में, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस